BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. Hello everyone, welcome to the BSSS Rhythm podcast. This is RJ Anurag and my lovely people. क्या आप स्टेज पर जाने से डरते हैं? क्या किसी भी शो के पहले माइक पकड़ते ही आप कांपने लगते हैं या आपको डर लगता है? Social anxiety, I guess. So yes, this podcast is exactly for you guys. And today we have very talented public speaker, Masters of Ceremony event professional, Miss Megha Thakur. हाय मेघा, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ अनुराग, तुम्हें देख के और अच्छा लगने लग गया है मुझे। इतनी अच्छी सुबह सुबह आवाज़ सुनने को मिल जाए, अब और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको BSSS रिदम स्टूडियो आके? मुझे कभी भी ऐसी जगहों पे जाके बहुत अच्छा लगता है जहाँ मैं थोड़ा सा अपने पास्ट को जी सकती हूँ एक बार और। तो BSSS ऐसी ही जगह है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड देन ऑल द स्टूडेंट्स हियर। जब आप प्रेमाइस के अंदर एंटर करते हो, एक नॉर्मलाइजेशन वाली फीलिंग आ रही है मुझे कि जब कोविड के पहले ना बच्चे खेलते थे ग्राउंड में, स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, क्लासरूम में जाते आते दिख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। आई फील अलाइव अगेन। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा ये जान के और वी आर ऑल्सो ग्लैड टू हैव यू हियर विद अस। आज हम कुछ सवाल मेघा जी से पूछेंगे जिसके जवाब मेघा जी हमें देंगी और हमारे लिसनर्स के लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगी। सो मेघा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि व्हाई यू चूज पब्लिक स्पीकिंग एंड एंकरिंग एज अ प्रोफेशनल करियर अपने लिए? पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था वे अनुराग सेड कि मैं पहला सवाल आपसे ये है, मुझे अमिताभ बच्चन की याद आ गई यहाँ पे। तो अनुराग, आपके सवालों के जवाब देके मुझे खुशी मिलेगी। मुझे वो नहीं मिलेगा जो अमिताभ बच्चन देते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, बट पब्लिक स्पीकिंग में मुझे वो मिलता है, यू नो, अ लिटिल एक्सपोजर, अ लिटिल money, because we will talk about everything, so we will talk about all the benefits it gives. So why public speaking? Because शायद हर इंसान के अंदर ना एक टैलेंट छुपा होता है। Everybody is talented. There is nobody in this world जिसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा ना हो। It's just how you search for it, how you look for it. I think ये जो पब्लिक स्पीकिंग वाला टैलेंट था, ये मुझे आउटग्रो नहीं करना पड़ा। It was very natural in me. I always liked holding a camera, holding a mic and speaking. चाहे मैं नर्सरी में हूँ या मैं कॉलेज में हूँ, I always wanted to be on stage and speak. So yes, why not pursue your passion as a career? सही बात है। And plus you get money for it. So, और इससे अच्छा क्या हो सकता है? मतलब मेघा जी बिल्कुल शुरू से ही एक्सट्रोवर्टेड रही हैं, जैसा कि मैं भी हूँ, और ऐसा रहना बहुत अच्छा होता है आपके करियर के लिए और पब्लिक स्पीकिंग के लिए मेनली। सो हमारा दूसरा सवाल ये मेघा जी आपसे कि सबकी कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, हर जगह की एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? क्या स्टार्टिंग पॉइंट था आपका? मैं ये हर बार बताती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये बताते हुए कि अगर मैं एंकर ना होती तो मैं डॉक्टर होती। क्योंकि आई वॉज परसुइंग, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। आई वॉज अ बायो स्टूडेंट और मैं अच्छा पढ़ती थी, काफ़ी ठीक ठाक पढ़ लेती थी मैं। एंड देन कभी कभी ज़िंदगी में होता है ऐसा कि कोई इंसिडेंस आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है कि आप थोड़े टाइम के लिए हर चीज़ से भाग जाना चाहते हो। बिल्कुल। तो मेरे जीवन में वही ऐसा एक समय चल रहा था कि मैं हर चीज़ से भाग जाना चाहती थी। उसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन मैं भाग जाना चाहती थी, है ना। कोई ना कोई जो भी सुन रहा है वो रिलेट करेगा कि यार वो टाइम कौन सा था जब हम भी भाग जाना चाहते थे। सो उसके बाद एक बहुत अच्छा टाइम आता है, वैक्यूम जिसे कहते हैं, साइलेंस। आपका खाली स्पेस होता है और वो टाइम सबसे अच्छा होता है आपकी फेवरेट चीज़ ढूंढने का, आपकी फेवरेट हॉबी ढूंढने का। मैं वही कर रही थी। सो सडनली बाय लक आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम दूरदर्शन। वहाँ से मुझे एक ऑफर आया कि वी नीड एन एंकर, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि आपको हमने देखा है कहीं स्कूल में या बाय चांस किसी इवेंट में कभी मैं पहुंची तो वहाँ मुझे गलती से एंकरिंग करना पड़ा बिकॉज द एंकर वॉज लेट। तो उन्होंने कहीं देखा था इस तरीके से। तो वहीं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं खावर, उन्होंने मुझ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। सो आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू और वो पहला इंटरव्यू ही मेरा शूट था। तो मतलब इट वाज लाइक कि अगर ये अच्छा हुआ तो दे विल कीप इट एंड दे विल टेक इट ऑन एयर। अगर ये अच्छा नहीं हुआ सो या टाटा बाय बाय, ओके नाइस मीटिंग यू मैम। तो पर वो अच्छा हुआ luckily. Nice. And then this is how I got selected. So I worked with Doordarshan for like 2 years. Great. Continuously. I had a show called Vyanjan. Oh. तो वो बड़ा अच्छा शो था, मतलब it was a dream job
क्योंकि लोग खाना बनाते थे और मैं खाती थी. Wow. You have to taste every delicious food they made. Great. And you got to travel. मुझे ऐसा लगता है Amazing. जिंदगी में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको तभी मिलता है जब आप थोड़ा सा ना घूमते हो. बिल्कुल सही बात. दुनिया को समझने के लिए आपको घूमना बहुत ज़रूरी है. नई हाँ. जगहों पे ऐसा नहीं कि यहाँ से मार्केट घूम के आ गए, वो वाला घूमना नहीं. नहीं. Go to new places, meet new people and not just meet, talk to them. बड़ा बिल्कुल. अच्छा लगता है. तो बस वही से मुझे इतना अच्छा लगा कि वही मेरी शुरुआत थी. देखा दोस्तों, तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है जहाँ से आपकी नई शुरुआत हो, जहाँ से आपको वो राह मिले जिस पर चलते चलते आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं. सो मेघा जी, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? आज के एरा में, मॉडर्न टाइम्स में पब्लिक स्पीकिंग कितनी ज़रूरी है? क्योंकि आजकल बिना बोले कुछ काम नहीं होता. हर जगह आपको बोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि म्यूट मोड पे तो कहीं भी कुछ हो नहीं सकता है. तो आपके पर्सपेक्टिव से आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग इज़ लाइक अ लग्जरी. मैं फिर कहूँगी इट्स नॉट अ नेसेसिटी. बिल्कुल. वो इसलिए भी लग्जरी में बोल रही हूँ क्योंकि कई लोग हैं जो बोल भी नहीं सकते. हाँ. पर उनका भी करियर होता है ना. बिल्कुल. वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं ना. बिल्कुल. तो अगर आपको भगवान ने ज़बान दी है, अगर आपको ये मौका दिया है कि आप बोल सकते हैं, so why not utilize it for your own sake, for your own purpose? Why not walk an extra mile and do something for yourself? Of course. So public speaking is why it is very important कि अगर आपके जीवन में कोई मोटिव है, if you have something, अगर आप जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, if you are a minister, आप नेता हो, तो डेफिनेटली वो तो आपकी ज़रूरत है कि आपको बोलना पड़ेगा. आप तभी जाके उस पोजीशन पे खड़े हो सकते Obviously. हो. लेकिन अगर आपको वो मौका मिलता है कि 10 लोग भी आपको सुन रहे हैं, चाहे 10 लाख, चाहे 10 करोड़ लोग आपको सुन रहे हैं, बिल्कुल. वो मौका, वो कहता है ना कि किस्मत बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती है. हाँ जी. तो उसे एक बहुत अच्छा मौका इसलिए समझिए क्योंकि आपको वो लेवल 1 से लेवल 10 में एक बार में ले जा सकती है अगर आपकी स्पीकिंग में वो फोर्स हो, वो दम हो, वो इफेक्टिवनेस हो. तो जो लोग आपको सुनते हैं ना, सबसे बड़ी पब्लिसिटी कहते हैं ना कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी. सो इफ पीपल आर लिसनिंग टू, इवन वन पर्सन इज लिसनिंग टू यू, और अगर आपसे वो प्रभावित हो जाता है तो ये आपकी सक्सेस है. बिल्कुल. इट्स अ सक्सेस फॉर यू. अगर एक इंसान भी आपसे प्रभावित हो गया है तो आपकी सक्सेस है. आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखो आज की तारीख में, जितने लोग कॉर्पोरेट की दुनिया में काम करते हैं, दे हैव टू गिव प्रेजेंटेशंस टू देयर जूनियर्स. ये सिर्फ उस लेवल तक नहीं रह गया है कि अब भैया टेक्नीशियन आएंगे या कोई टीचर आएगा सिखाने के लिए. आप हर लेवल पे, आप अगर अपने कॉलेज में सीनियर है तो आप कभी जूनियर्स को समझाते हैं. बिल्कुल. या तो वो आपकी बात सुन के हंसेंगे, और अगर आपसे प्रभावित होंगे तो आपको सुनेंगे. इट विल बी ईजियर फॉर यू नेक्स्ट टाइम. पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में. उसका एक अगर टैलेंट अगर आप अपने जहन में रखते हैं कि हमें ये सीखना है, तो आपके जीवन के किसी न किसी पड़ाव पे काम ज़रूर आएगा. It's like a basic of corporate world these days, not just corporate, political, in any sense. Anywhere. This is a basic. So I think it's very very important to be very effective at your work front. जल्दी promotion चाहिए या जल्दी effective होना है, तो I think this is one thing which you should know how to do. बिल्कुल मेघा जी, पब्लिक स्पीकिंग में किसी को भी प्रभावित करना बहुत ज़रूरी होता है, और आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं. आप क्या बोल रहे हो वो वैल्यूएबल होना चाहिए, उसमें कुछ पावर होनी चाहिए. जैसे कि इन्होंने बताया अभी कि हमें प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ती हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पॉलिटिक्स, एनीवेयर, सोशल मीडिया, इवन सोशल मीडिया में भी हमें स्पीकिंग आना चाहिए. हमारी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होना चाहिए सोशल मीडिया के लिए भी. सो मेरा सवाल अगला ये है कि कई लोगों को जैसे स्टेज एंजाइटी होती है. स्टेज पे जाने से पहले लोग, मैंने खुद भी देखा है कि लोग काँप रहे हैं, सोशल एंजाइटी फील कर रहे हैं, घबराहट हो रही है, कैसे करेंगे, ओ माय गॉड मुझसे तो नहीं हो पाएगा स्टेज पे जस्ट जाने से पहले. तो उन लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो बहुत काम हो जाए और अपना काम बड़े आराम से कर पाए? मैं कहूँगी उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए. बिल्कुल. प्रैक्टिस ओनली मेक्स यू परफेक्ट. मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप 10 बार उल्टी गिनती गिन लीजिए या ज़ोर ज़ोर से सांसें ले लीजिए या आराम से सांसें ले लीजिए, थोड़ा योगा कर लीजिए तो आपको फ़ायदा होगा. नहीं, आपको फ़ायदा, अगर आपको डर है, एंजाइटी है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही फ़ायदा मिलेगा. वही आपको कॉन्फिडेंस देगा. और इंसानी दिमाग बहुत तेज़ होता है, हर जगह काम करता है, सिर्फ एक ही वक्त पे रुकता है जब वो स्टेज पे खड़ा होता है माइक के सामने. बिल्कुल. तो वो जो है, इस प्रॉब्लम को भगाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. स्टेज एंजाइटी कई लोगों को इस प्रकार की भी होती है कि वो स्टेज पे वैसे बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, किसी के सामने भी प्रैक्टिस कर लेंगे 100 बार,
और जैसे ही स्टेज पे पहुंचते हैं, अरे बाप रे, वो ये भूल जाते हैं कि आपके आगे जो लोग बैठे हैं वो भी इंसान हैं और आप उनमें से चुन के एक स्टेज पे खड़े हो, वो सब आपके सामने बैठे हुए हैं, यानी कि आपको सुनने के लिए आए हैं, यानी आप में ऑलरेडी वो कोई बात है कि वो आपको सुनने बैठे हैं वहाँ पे। तो अगर वो आपको सुनने बैठे हैं तो ये कॉन्फिडेंस जा कहाँ रहा है, क्यों हवा हो जाता है? असल में हम क्या करते हैं, जब हम स्टेज पे जाते हैं हम ये सोचने लगते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारा चेहरा कैसा है, हमारा मेकअप ठीक है कि नहीं है, और लोग हमारे बारे में देख के क्या बातें कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। वो हमारी एंजाइटी को बढ़ाता है। बिल्कुल। एक पल के लिए मैं ये समझती हूँ कि आपको ये सोचना चाहिए जब आप स्टेज पे जाते हैं दैट नोबडी इज परफेक्ट and every person sitting in front of you is a human. Yes. इंसान गलतियों का पुतला होता है और गलती की माफी है। आप कोई जुर्म नहीं कर देंगे अगर आप स्टेज पे खड़े होके कुछ गलत कह देंगे। बिल्कुल। तो आपकी तारीफ जरूर होगी कि आपने इतने सारे लोगों के सामने आकर कहने का हौसला दिखाया, जज्बा दिखाया। बाकी चीजें तो बाद की हैं। हाँ। तो पहले तो इस तारीफ के लिए काम करो अपने लिए कि स्टेज पे जाके खड़े तो हो। हाँ। एक गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने में ही बस बहुत बड़ी बात है कि अगर आप स्टेज पे जाके इतना भी कह देते हो ना, बस काफी। किसी को भी ग्रीटिंग्स दे दिया तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। पोटेंशियल होना चाहिए। पोटेंशियल होना चाहिए। आपको ये याद रहना चाहिए कि चाहे आपके सामने प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, बिल्कुल आगे, हाँ, वो भी इंसान है। हाँ। वो भी हमारे देश से हैं, वो भी हमारे कल्चर को बिलोंग करते हैं, और आपका कुछ भी गलत सही कहने से कोई आपको फांसी पे नहीं चढ़ाएगा। बिल्कुल। ऐसा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है ऐसा। तो बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड नो दैट गलतियों के लिए स्कोप हमेशा होता है। सबसे गलतियां होती हैं। स्टेज पर आके कोई कुछ कह भी दे गलत तो से सॉरी एंड देन कंटिन्यू। यस। सॉरी शब्द अंग्रेज चले गए पर ये छोड़ गए हमारे लिए। और बहुत अच्छा किया कि छोड़ गए। हम बहुत फायदा उठा रहे हैं इसका, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इसको यूटिलाइज कीजिए। सही बात है, बिल्कुल सही। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होता है कि प्रैक्टिस करिए, अपना पोटेंशियल और करेज साथ लेके चलिए, आप दुनिया फतेह कर सकते हैं। और मेघा जी, आपने ये तो बता दिया कि हमें स्टेज पे जाने से पहले क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। नाउ आई वांट टू नो कि व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ बीइंग अ गुड पब्लिक स्पीकर। आई वुड से कि इतने सारे पॉइंट्स हैं क्योंकि हर जगह की स्पीकिंग अलग होती है। बिल्कुल। की पॉइंट्स जो बेसिक हैं, हाँ मैं वो बता सकती हूँ, लेकिन आप हमेशा ये याद रखें कि ये की पॉइंट्स हर जगह इम्प्लाई नहीं होंगे। ये उन्हीं जगहों पे इम्प्लाई होंगे जहाँ ये सूट करते हैं। सपोज आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में खड़े हैं, वहाँ आपको कैसे बोलना है वो एक अलग तरीका होगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्टेज पे खड़े हैं तो आपका तरीका एक अलग होगा। अगर आप किसी इंटरनेशनल स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे दूसरे देश के लोग आपको सुन रहे हैं, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हम कहते हैं कि इंग्लिश मोस्टली लोग समझते हैं, तो भाई अगर आप उस लैंग्वेज में बात करें तो आपको वहाँ के एक्सेंट का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि यहाँ के लोग क्या समझते हैं, Obviously. किस तरह के एक्सेंट समझते हैं। आपको वो प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी कि हाँ चलो हमें ये कहना है। बट की पॉइंट्स बिफोर गोइंग ऑन एनी स्टेज इन द वर्ल्ड, स्टेज पे हो चाहे आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो, आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए टू बी कॉन्फिडेंट। मैं पहले प्री बताऊंगी, फिर ऑन बताऊंगी, फिर पोस्ट बताऊंगी। तो प्री प्रिपरेशंस कुछ आपकी होनी चाहिए कि ड्रेस फॉर द ओकेजन, व्हिच इज द फर्स्ट थिंग। ऑलवेज बी रेडी ड्रेस्ड विद द ओकेजन। बिल्कुल, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने किस ब्रांड के कपड़े पहने वो आपको डिफाइन करेगा। नो, आप कितने सोबर लग रहे हैं, क्या आप उस जगह पे सूट करते हैं, क्या आप उनसे घुल मिल गए हैं, बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि इंसान जब आपको स्टेज पे देखता है ना, तो आपकी पर्सनालिटी निखर के बाहर आती है। पावर ड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड अनुराग। तो पावर ड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ड्रेस फॉर द ओकेजन। अगर आप किसी ट्रेडिशनल जगह पे हैं, बिकॉज डेफिनेटली यू सी, अगर इफ यू आर गोइंग ऑन अ गवर्नमेंट स्टेज, एन ऑफिशियल स्टेज, इट वोंट लुक नाइस इफ यू आर वेयरिंग टिपिकली वेस्टर्न ड्रेस विच वोंट सूट फॉर द ओकेजन। तो आप खुद अनकंफर्टेबल हो जाएंगे लोगों के साथ। तो जो आपको अच्छा लगता है, आपको कंफर्टेबल लगता है, आप पहनिए, बट ड्रेस फॉर द ओकेजन, वन थिंग विच विल कीप यू कंफर्टेबल। सेकंड, टू बी अ कॉन्फिडेंट स्पीकर, यू शुड नो व्हेन यू आर स्पीकिंग ऑन द माइक, whenever you reach the podium, you reach the center of the stage, you hold the mic, you are the most important person in the room. जब मैं अपने सेमिनार्स लेती हूँ, कुछ वर्कशॉप्स लेती हूँ एंकरिंग की, तब मैं उन्हें हमेशा ये समझाती हूँ, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कंसिडर योरसेल्फ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द रूम। बिल्कुल, दिस इज हाउ, अब वो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पहुँचा देता है। फिर आप कह सकते हो चीज़ों को, आप अच्छे से बात कर सकते हो। थर्ड, आपको माइक पे आने से पहले हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपको जो लोग सुन रहे हैं वो हर
उम्र के लोग हैं वहाँ पे, हाँ। बच्चे भी हैं वहाँ, अडल्ट्स भी हैं वहाँ पे, ओल्ड एज लोग भी हैं और हर तरह के लोग हैं वहाँ पे। तो आप कुछ भी ऑफेंसिव माइक पे ना कहें, हाँ, बिल्कुल। कुछ भी आप ऐसा ना कहें जो उस जगह पे किसी ग्रुप भावनाओं को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सके या किसी भी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाए या कोई ऐसा इफेक्ट छोड़ के जाए कि आपके बारे में वो नेगेटिव हो जाए। सही तो बात है। ऐसा कोई भी, अगर आप एक स्पीकर हैं उस जगह पे बैठे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते माइक पे, क्योंकि आपके लिए जो फनी है जरूरी नहीं है वो सबके लिए फनी हो। बिल्कुल। तो आप हमेशा अपनी भाषा का ध्यान रखिए, बहुत तमीज से, बहुत एक अच्छे लहजे से आप माइक पे बात कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा स्पीकर होने के लिए। और ये आपकी खुद की पर्सनालिटी की पहचान भी होती है। आप किस तरीके से माइक पे बात करते हैं उसी तरीके से लोग आपको देखते हैं वहां से उतरने के बाद। सही बात है। वो ये नहीं सोचेंगे कि ये कुछ मिनटों के लिए ऐसे हो गए थे, वैसे ही ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जो हैं आपको उसका सबूत वहीं देना पड़ेगा कि हम क्या हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और उसके बाद भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि जब आप स्टेज पर हैं तो आपके आजू बाजू के जो लोग होते हैं ना, जो आपको देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, ऑलवेज कीप एन आई कॉन्टैक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आई कांटेक्ट वाली बात बहुत लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जब बात करते हैं तो कभी यहाँ देखते हैं, कभी वहाँ देखते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम पोडियम में देखें या पढ़ के बोलें। पढ़ के बोलना, अगर आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ ज़रूरी है बोलना, बिल्कुल बोलिए, बट उठा के नज़रें उन लोगों से ज़रूर मिलाते रहिए जो आपको सुन रहे हैं, स्पेशली द फ्रंट रो। ये एक छोटा सा टिप है कि जब भी आप स्टेज पर होते हैं तो जो आपके पीछे लोग बैठे हों स्टेज पे, आप उनसे भी नजरें मिलाइए, क्योंकि वो लेफ्ट आउट फील ना करें, क्योंकि वो हमारे चीफ गेस्ट हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप अगर स्वागत करें कि मैं अपने चीफ गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ या करता हूँ, तो आप सामने अगर देख के बोलेंगे कि मैं अपने चीफ गेस्ट का बहुत स्वागत करता हूँ और चीफ गेस्ट पीछे बैठे हैं तो चीफ गेस्ट आपको देखेंगे। तो आपको ये बहुत बेसिक चीजें इनका ध्यान रखना चाहिए। दीज आर मैनर्स। आप चीफ गेस्ट का जब वेलकम करें तो भले आपको उनका नाम बोलने के बाद एक पॉज लेना पड़े, आप उनकी तरफ देखिए, उन्हें अपनी आंखों से वेलकम कीजिए एंड देन लुक बैक इनटू योर माइक। और जो सामने लोग बैठे कि हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, तो हम आपका जब स्वागत करते हैं तो देयर इज अ फ्रंट रो, देन देयर आर बैक। दूर से आपको लोग दूर से देख रहे हैं, लेकिन फ्रंट वाले बिल्कुल आपको देख रहे हैं। तो आप ये याद रखिए कि योर आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे आई कांटेक्ट रखें, मुस्कुराते रहें। दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, कई बार लोग सार्काज्म के चक्कर में माइक पे कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं, जो कि लोगों को बड़ा हर्ट कर जाता है। हम नहीं जानते किसको क्या बुरा लग जाए। लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं आजकल, आज की खास करके आज की जनरेशन। एट द सेम टाइम वो बहुत सार्कास्टिक भी हैं, एट द सेम टाइम वो बहुत सेंसिटिव भी हैं। तो हमें दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। क्या वो बच्चे हैं, क्या वो पूरी फैमिली है जिसमें बुजुर्ग, बच्चे और यंगस्टर्स सब शामिल हैं, और या फिर वो कोई ऑफिशियल इवेंट है जहाँ पर चीफ गेस्ट आए हुए हैं और आप कोऑपरेटिव वर्ल्ड में जाके अपनी मीटिंग्स ले रहे हैं। इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मेघा जी आप ट्रैवलर भी हैं, सो आई ऑल्सो लव ट्रैवलिंग। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि मैं ज़्यादा जगह अभी घूमा नहीं हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना, नया खाना, नए लोग, नई जगह, नए शहर जहाँ आपको कोई जानता ना हो, बस आप चले जा रहे हैं, नए लोगों से मिलना, इंटरेक्शन करना और नई नई चीज़ें सीखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बीइंग अ ट्रैवलर, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? नए लोगों से मिलना, अलग अलग जगह की फूड स्टोरीज, छोटी छोटी हमें कहानियाँ मिल जाती हैं कि यार वहाँ ये हुआ था, ये किस्सा वहाँ का है। कभी भी मैं भी अक्सर कभी लैपटॉप लेके बैठता हूँ, पुरानी फ़ोटो कहीं दिख गई तो मम्मा अपन वहाँ गए थे और वहाँ ये हुआ था, एंड दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है यूँ अलग अलग लोगों से और अलग अलग जगहों पर मिलना और घूमने में? मैं कहूँगी कि कभी कभी कुछ शोज तो मैंने सिर्फ इसलिए किए क्योंकि मुझे उस जगह पे घूमना था। बिल्कुल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मुझे इतना शौक है घूमने का, और घूमने से मेरा मतलब मैं फिर कहूँगी कि नई जगह जाके उस जगह का जो सबसे, क्यों वो जगह फेमस है या क्या है उस जगह में ऐसा कि जो इतनी मशहूर है कि हम स्पेशली यहाँ आए हैं अपने देश को छोड़ के इवेंट करने के लिए, तो क्यों आए हैं, तो यहाँ क्या है। तो कई ऐसी बार होता है कि मैं किसी दूसरी कंट्री में गई हुई हूँ और वहाँ पे इवेंट है और आप अकेले निकल गए। मतलब मेरे साथ तो अक्सर होता है, क्योंकि जब आप इवेंट के लिए जाते हो तो सभी प्रोफेशनल होते हैं, सब अपने काम में बिजी होते हैं और आप अकेले क्या करोगे।
तो मैं आई ऑलवेज टुक दिस रिस्क कि मैं हमेशा अकेले भी Solo घूमने गई traveler. हूँ. आई एम अ सोलो ट्रैवलर, आई लव सोलो ट्रैवलिंग. बिल्कुल. कि अपना बैग उठाया, और चल अपना गाड़ी बुलवाई और चले गए, और करेंसी एक्सचेंज कराना है या घूमना है या कुछ भी करना है, ये मैंने अकेले बहुत किया है. और ट्रस्ट मी, मुझे मेरी मेमोरी में जो सबसे अच्छी ट्रैवलिंग मेमोरीज होंगी वो वही होंगी जो मैंने अकेले तय की थी सही बात वहाँ है. पे. वो क्योंकि वहाँ मैंने क्या क्या सीखा वो मैं जानती हूँ. अगर आपको दुनिया के किसी और कोने में आज छोड़ दिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है. तो अब सही इतना बात है. एक्सपीरियंस मुझे शायद किसी और की मदद से नहीं मिल पाता. बिल्कुल. ये खुद से मिलता है. Being और independent. और बीइंग अ ट्रैवलर आई लव, एंड यू हैव टू बी रॉ बीइंग अ ट्रैवलर. कभी कभी मन करता है ना कि कई महीनों तक अगर कहीं नहीं गए, जैसे कोविड के समय में हम सब बिल्कुल. घर में बैठे हुए थे महीनों. आज भी यकीन नहीं होता कि इतने महीने हम घर में थे. सीरियसली हम क्या कर रहे थे? मतलब अब अगर आप महीने. याद करो तो समझ नहीं आता था यार ये कौन सा हफ्ता चल रहा है. बिल्कुल. डेट नहीं पता चलती थी. डेट Years भूल निकल जाते गए. थे कि आज कौन सी तारीख है भाई, आज क्या तारीख हो चुकी है. तो ऐसा ही होने के बाद में कभी कभी ऐसा लगता था कि एक टिकट कटवाऊं स्टेशन और- पे जाके, बस पता ना हो कहाँ उतरना है. बस, बस और कहीं चले भी जाओ. चले जाओ और चलते जाओ. सही बात है. तो बीइंग अ ट्रैवलर, यस, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये जर्नी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी को समझने के लिए. नई जगहों पे जाना, नए लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना. अगर आप कहीं जाते हैं, अगर आपको मौका मिल जाए किसी दूसरे शहर में जाने का, तो आलस त्याग दीजिए. त्याग दीजिए. हमारे बड़े बूढ़ों ने भी कहा आलस बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि वो आलस आपके साथ तो चला जाएगा पर वो मेमोरीज वहीं रह जाएंगी. जैसे मैं बनारस गई थी, हाँ बड़ी जी. कहानी बताती हूँ. मैं तीसरी बार बनारस गई शो के लिए, वाह. पर एक बार भी घाट पे नहीं जा पाई थी. क्योंकि आपकी फ्लाइट होती है, आप इवेंट करते हो, आप थोड़ा आराम करते हो, सुबह सुबह वापस एयरपोर्ट चले जाते हो. बिल्कुल. तो मैंने बोला नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा. इस बार तो ठान लिया है. मैंने कि मुझे बनारस का घाट देखना ही देखना है. तो मेरी फ्लाइट, वैसे आप 2 घंटे पहले निकल जाते हो, मैं उस दिन 3 घंटे पहले निकली, सुबह Okay. 4:30 बजे उठ के. वाह. हाँ, मैं सुबह 4:30 बजे उठी. मैंने ड्राइवर को बोला कि आप मुझे पहले घाट ले चलिए. हाँ. मुझे घाट लेके गए सुबह सुबह. क्या था, मतलब मेरे साथ उस वक्त कोई कोई नहीं नहीं था था. और सिर्फ मुझे ही देखना था वो. बट वो फीलिंग इतनी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट टाइप की लगती है बिल्कुल. कि यस यू हैव मेड इट. अब आप Yeah. वहाँ पे सुबह 5 बजे 1 घंटा आपने घाट पे बिताया और आपने कुछ नहीं किया. आई वाज जस्ट वॉचिंग कि ऐसा क्या है कि बनारस के घाट को इतना Famous मान्यता है. दी जाती हाँ. है चीज़ें. तो वहाँ जाके समझ आ गई. बिल्कुल. बस आप अपनी टैक्सी में बैठे, दोबारा से ड्राइवर ने आपको एयरपोर्ट छोड़ा, आप अपने शहर वापस आ गए. बिल्कुल. पर मैं वहाँ से कुछ ले आई उस दिन, यादें, मेमोरीज. एक्सपीरियंस. बिल्कुल. तो ये है मेरी ट्रैवलिंग जर्नी, ऐसी होती है. कुछ ना सही कुछ है. ले आओ कहीं जाओ तो. ऐसे नहीं बोलूंगी क्राइम मास्टर गो आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा. कुछ तो लेके जाऊंगा. हाँ, बस मेमोरीज. बट सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रीसियस ही तो होती है हमारी मेमोरीज, जिन्हें Yes. हम अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ बटोर के अपने पास रख लेते हैं. बाकी तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन मेमोरीज और हमारे किस्से, हमारा खुद का एक्सपीरियंस जो हम अलग अलग जगह जाके इकट्ठा करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और फिर अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, फिर तो आपको कोई कहीं रोक ही नहीं सकता है. दुनिया में कहीं भी आप घूम सकते हैं. सो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से मेघा जी ने हमें बताई हाउ टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर. ओके, सो मेघा जी, हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं. बस चेरी ऑन द टॉप, स्कोप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. कि बच्चे पब्लिक स्पीकिंग करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन क्यों, क्या स्कोप है इस चीज़ का, ये हमारे बच्चे जानना चाहेंगे और हमारे जितने भी ऑडियंस है सबको ये जानना है. देखिए, ये पब्लिक स्पीकिंग कुछ ऐसे ही है जैसे कि किसी का डांसिंग किसी का शौक होता है बिल्कुल. और किसी का प्रोफेशन भी होता है. म्यूजिक किसी का शौक होता है, किसी का प्रोफेशन भी होता है. पब्लिक स्पीकिंग आपका शौक, आपकी नेसेसिटी भी हो सकता है और आपका प्रोफेशन भी हो सकता है. पब्लिक स्पीकिंग में जो स्कोप है नेशनली और इंटरनेशनली आज के समय में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, मल्टी नेशनल कंपनीज कभी कभी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए ढूंढती हैं, खोजती हैं वो आवाज़ या वो व्यक्ति जो उसे अच्छे से प्रेजेंट कर सके. बिल्कुल, बेशक. क्योंकि एक इंसान जिसने प्रोडक्ट बनाया है वो उसे हर जगह ले जाके दिखा नहीं सकता है. दे नीड एन एक्सपर्ट जो उनकी ही तरह उनके प्रोडक्ट को अपना समझ के उसको प्रेजेंट कर सके. सो एंड दे पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर इट. मार्केटिंग. बहुत सारा पैसा आपको उसके लिए मिलता भी है. यू गेट द TADAs ऑल्सो. आपको जाने आने का खर्च भी वो आपका उठाते हैं. आप एक बढ़िया प्रॉपर्टी में स्टे भी करते हैं. तो स्कोप से मेरा मतलब है दिस कैन बी अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन. आप इसे चाहें तो अपने पर्सनल लेवल पे यू कैन बी अ यूट्यूबर. बिल्कुल. यूट्यूब तो सबके फ़ोन में
व्लॉग्स बना सकते उसके लिए तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. यू कैन गो ऑन वीलॉगिंग्स, यू कैन स्टार्ट पॉडकास्ट. इन सब में मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जो आपको मिलते हैं. आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के एक ट्रेनिंग प्रोफेशनल के तौर पे काम कर सकते हैं. आप एक फ्रीलांस पब्लिक स्पीकर या एंकर बन सकते हैं जैसे कि मैं हूँ, या फिर आप किसी कॉर्पोरेट न्यूज़ चैनल्स के साथ जुड़ के भी एंकरिंग कर सकते हैं. और इसके लिए कोई भी बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. आपका लिंगुअल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपकी हिंदी और अंग्रेजी, अगर हम यहाँ की बात करें या जिस भी जगह पर आप बैठे हैं, अगर आप महाराष्ट्रियन हैं, अगर आप पंजाबी हैं, अगर आप उस जगह पे काम करना चाहते हैं तो आपका लिंगुअल बैकग्राउंड वहाँ का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. आपका अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए. कोई भी ऐसी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये डिग्री लेना ज़रूरी है. हाँ, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो कई सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनमें डिग्रीज भी होती हैं, डिप्लोमास भी होते हैं पब्लिक स्पीकिंग के, और आजकल सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग का भी होता है. जहाँ पे आप, अगर आप इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग करते हैं और किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं या कहीं कॉर्पोरेट्स में अप्लाई करते हैं, तो या इट्स अ फेदर ऑन योर हैट कि वो आपको कंसिडर करते हैं कि हाँ, अगर इन्होंने कोई कोर्स किया हुआ है तो इट्स बेटर टू गिव देम अ चांस. सो फ्रीलांसर के तौर पे भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. और अगर आपको खुद से इंटरव्यूज देने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप डेफिनेटली अपना खुद का चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं. व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू. अब तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि इंसान खुद ही सब कुछ कर सकता है, इंडिपेंडेंट हो गया है. आप सोशल मीडिया से कई लोगों से जुड़ सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं, अपनी बात कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं. इनफैक्ट अनुराग, मैं आपको यहाँ रोक के इसलिए बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल इन्फ्लुएंसिंग का करियर बहुत ज़्यादा वाइड होता जा रहा है ना. इंटरनेट पे इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं. तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप घर में बैठ के एक छोटा सा क्रीम बना के ही अपना बेचते हो सोशल मीडिया पे, पर आप उसको किस तरीके से बोल के बेचते हो वो इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल. सो अब पब्लिक स्पीकिंग कितना ज़रूरी है हमारे लिए, इसका यहीं से आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि फॉर एनीथिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो हाउ टू स्पीक. बिल्कुल सही बात है. अपने वर्ड्स में पावर होना बहुत ज़रूरी है. आप अपने वर्ड्स को हर जगह पर यूज़ कर सकते हो, बस वो वर्ड्स सही होने चाहिए, वैल्यूएबल होने चाहिए और उनका कुछ अच्छा मीनिंग निकलना चाहिए. सो दोस्तों, हियर इट्स अ रैप अप. थैंक यू मेघा जी फॉर बीइंग विद अस. वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर. Thank you Anurag, even I'm so happy to be here, to be back to normal. Okay, yeah, of course. Back to normal. Okay, so audience, thank you very much for being with us. हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm.